corporate trainer and so great morning everyone. Hi, this is Yogesh Gupta, corporate trainer and business coach, and of course a Renovian. आप सभी खास काबिल दोस्तों का सुबह के सेशन में स्वागत। और हम दिसंबर में बैठे हैं, साल के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। साल के आखिरी महीने में हम सभी पहुंच गए। 2023 के आखिरी महीने में आप सभी का स्वागत। बहुत जल्द 2024 में हम प्रवेश करेंगे, है ना। आप सभी का स्वागत। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2023 में आप सभी दोस्तों ने बहुत शानदार काम किया है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि 2024 में हम अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दें, है ना। क्योंकि जब आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ होता है तो एक्चुअल कंपटीशन वही होता है। दुनिया के साथ कंपटीशन करके कोई फायदा नहीं। तो आइए हम सारे काबिल दोस्त इस बात का संकल्प करें कि 2023 से शानदार बिजनेस हम 2024 में करेंगे। और ये एक बिगनर सेशन है, जैसा आप सभी को पता है, और हम यहाँ बिगनर सेशन में बेसिक्स एंड फंडामेंटल की बातें करते हैं। और अभी आज हम बातें करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। क्योंकि एक आदमी जब आपसे जुड़ना चाहता है ना, तो उसके मन में बहुत सारी शंकाएं आती है, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। इन क्वेरीज का जवाब अगर आप उनको नहीं देंगे तो वो लोग आपके साथ जुड़ते नहीं है। और अगर वो जुड़ भी जाएं तो पूरे कन्विक्शन के साथ काम नहीं करते, है ना, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं दुविधा रहती है। तो बिना संशय के अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ काम करें, बिना संशय के अगर आप चाहते हैं कि आप खुद इस बिजनेस के साथ काम करें, तो आपके अंदर वो शंकाएं खत्म होनी चाहिए। इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन का यही मकसद है कि लोगों के अंदर जो दुविधाएं होती हैं, जो शंकाएं होती हैं, उनका समाधान कर दिया जाए, है ना। तो हम लोग ऑलरेडी 2 दिनों से इस सेशन को कर रहे हैं। आज चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेके चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन पर, बने रहिए मेरे साथ। जी हाँ दोस्त, अ, बने रहिए मेरे साथ और हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर रेनेटस वेलनेस रीडिफाइनिंग वेलनेस, एक शानदार कंपनी, एक शानदार सोच, जिसकी बदौलत आज आप और मैं इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं और अपने जिंदगी करियर को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको पता है, जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताते हैं, तो लोगों के अंदर अमूमन कुछ शंकाएं उत्पन्न होती है, कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं उनके मन में। अगर इन ऑब्जेक्शन को ढंग से हैंडल ना किया जाए, अगर इनके शंकाओं का समाधान ना किया जाए, तो मन में एक दुविधा सी बनी रहती है। और दुविधा के साथ कोई भी कार्य आप करेंगे तो उसके रिजल्ट, परिणाम अच्छे नहीं होते, है ना। तो इसीलिए हम इन सेशंस के माध्यम से ये बताने का मकसद होता है कि जो भी लोगों के अंदर जो प्रश्न आ रहे हैं, जो सवाल आ रहे हैं, जो जिज्ञासाएं हो रही हैं, उन जिज्ञासाओं को खत्म कर दिया जाए। इसे हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, डिस्कशन इज ऑलवेज बेटर देन आर्ग्यूमेंट, बिकॉज आर्ग्यूमेंट इज टू फाइंड आउट हु इज राइट एंड डिस्कशन इज टू फाइंड आउट व्हाट इज राइट। देखिए, जिंदगी में जब कभी आप किसी कन्वर्सेशन में हो, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कन्वर्सेशन जो है वो डिस्कशन तक ही सीमित रहे, ना कि वो आर्गुमेंट में परिवर्तित हो जाए, है ना। क्योंकि बात जब बहस की हो जाती है, बात जब बहस पे चली जाती है, तो मुद्दा ये होने लगता है कि कौन सही है, आप सही हो या मैं सही हूँ, है ना। लेकिन बातें अगर डिस्कशन तक ही सीमित रहे, तो हमेशा मुद्दा ये होता है कि क्या सही है। और क्या सही है और कौन सही है में जमीन आसमान का फर्क है। जब बात कौन सही है पर आ जाती है, तो फिर बात ईगो पे आ जाती है, और कोई भी आदमी हारना नहीं चाहता, कोई भी आदमी अपने विचार को बदलना नहीं चाहता। लेकिन बात अगर डिस्कशन तक रहे, और मुद्दा अगर ये है कि क्या सही है, आइए मिलकर ये फैसला करें, आइए मिलकर ये समझने की कोशिश करें कि क्या सही है, तो वहां ईगो क्लैश नहीं करता, वहां आत्मसम्मान की बात नहीं होती, फिर चीजों को समझना और समझाना आसान होता है, राइट। तो जिंदगी में कभी भी अगर आप कन्वर्सेशन में हो, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि चीजें आर्गुमेंट की तरफ ना जाने पाए, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि लोगों को बिना तकलीफ दिए, लोगों को बिना नाराज किए आप उनके विचारों को बदल दें, है ना, आप उनको अपने विचारों का बना लें, तो एक टेक्निक है जिसे हम फील फेल्ट फाउंड कहते हैं। जी हाँ। इस टेक्निक में हमने जैसे पहले भी आपके साथ डिस्कस करा कि इस टेक्निक में हमें ये बताया जाता है कि जब हम सामने वाले व्यक्ति का विचार बदलना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि वो उसका विचार बदल जाए और उसे खराब भी ना लगे, तो हमें इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको कहते हैं फील फेल्ट फाउंड।
यानी फील का मतलब ये होता है कि उस इंसान को ये बताने का मकसद है कि वो जो भी सोच रहा है ना, उसके दिमाग में जो भी बातें आ रही है वो सही कह रहा है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। फॉर द टाइम भी हमें उसे सही मान लेने की जरूरत है, क्योंकि इससे आप राइवलरी खत्म कर देते हैं, इससे जो विरोधाभास है वो खत्म हो जाता है, इससे फिर एक फ्रेंडली माहौल बन जाता है ना। फर्ज कीजिए उसने कोई गलत बात कही, तो आपको वहां उसे करेक्ट नहीं करना है, आपको कहना है कि आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। और फेल्ट का मतलब होता है कि आप अपने आप को उनसे को रिलेट कराएंगे, और आपको ये कहना है कि मैं भी पहले ऐसा ही समझता था, मैं भी पहले ऐसा ही महसूस करता था। राइट। कि जब कोई बंदा कुछ कहता है तो आपको कहना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, आप जो फील कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैं भी पहले ऐसा ही फील करता था, मैं भी पहले ऐसा ही महसूस करता था, फेल्ट। और फिर फाउंड में आते हैं कि लेकिन मैंने जब चीजों की पड़ताल करी, जब मुझे बताया गया, तब ये अल्टीमेट मुझे ये पता चला, अल्टीमेट ये फाउंड हुआ कि चीजें ऐसी नहीं ऐसी है। तो जब इस तरीके से हम बात करते हैं ना, समझना आसान हो जाता है ना। इसे हम फील फेल्ट फाउंड टेक्निक कहते हैं। आगे लेके चलता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि कुछ क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट उन्होंने मिस कर दिया है, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप सेशन में हो तो आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राइट। तो मैं 10-15 सेकंड करके ये कुछ स्क्रीन को पॉज करके रखता हूँ, ताकि जिनको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है वो अपने स्क्रीनशॉट को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है। इसके बाद हमने कंप्लीट किया 3 4 5 4 5 6। इसके बाद हमने 7 8 6 को कंप्लीट किया था। ओके। 10 11 12। आज हम शुरू करने वाले 13वें प्रश्न के साथ। बने रहिए मेरे साथ। तो कौन सी बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट दें, ये एक सवाल आता है लोगों के मन में। लोगों के मन में आता है, लोग कहते हैं कि बहुत सारे डिजीजेस में आपका प्रोडक्ट काम करता है ना। तो कौन सी बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट दें सर, ये एक बड़ा कॉमन सा, बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन हमारे सामने आता है। जो लोग जुड़ जाते हैं इस बिजनेस में, अमूमन नए तौर पे जब जुड़ते हैं, तो लोग हमारे प्रोडक्ट को लेकर बीमार इंसान को ढूंढने निकल पड़ते हैं, है ना। लोगों की बीमारियां ठीक करने में निकल पड़ते हैं, लोगों का वेलफेयर करने में, समाज सेवा में निकल पड़ते हैं। जी आपका है, हम सारी बीमारियां ठीक कर देंगे। और मैक्सिमम लोग बिजनेस इसी तरीके से बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए, हर आदमी का अपना परसेप्शन है, मैं किसी को गलत नहीं कहता। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, ये टाइम कंपाउंडिंग का बिजनेस है। राइट। टाइम कंपाउंडिंग, ये रेप्लिकेशन का बिजनेस है। व्हाट इज रेप्लिकेशन ऑल अबाउट? कि आपको हमेशा मेहनत ना करनी पड़े, आप एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट करें, आप एक ऐसी टीम क्रिएट करें जहां पे एक मोमेंटम क्रिएट हो जाए सेल्स की, और वहां से आपको टाइम कंपाउंडिंग के थ्रू, आपको नेटवर्किंग के थ्रू बहुत ज्यादा पैसा आता रहे हमेशा। राइट। इसी को नेटवर्क मार्केटिंग के, जिसको पैसिव अर्निंग कहते हैं हम। राइट। देखिए, अर्निंग दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं एक्टिव अर्निंग, और एक को हम कहते हैं पैसिव अर्निंग। एक्टिव अर्निंग उसे कहते हैं कि जब आप काम करते हैं ना, तो आपको उसके बदले पैसे आते हैं। ऐसा ट्रेडिशनल मार्केट में भी होता है, आप जब काम कर रहे होते हैं उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन जब आप काम नहीं करते हैं तो क्या आपको पैसे मिलते हैं? जी नहीं। जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन जब पैसिव अर्निंग की बात आती है, तो पैसिव अर्निंग उसे कहते हैं कि जब आप काम नहीं कर रहे होते फिर भी आपको पैसे आते हैं, दैट इज पैसिव अर्निंग। राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग का असली स्वाद ही पैसिव अर्निंग है, क्योंकि एक्टिव अर्निंग से तो आप बाहर भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पैसिव अर्निंग का ही मजा है यहाँ पे, कि जब आपकी टीम बन जाती है, जब आपकी टीम में एक मोमेंटम आने लगता है ना, तो उस मोमेंटम के अंदर आपको अर्निंग आती रहती है। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट को इस मेंटालिटी के साथ लेकर निकलेंगे कि हम बीमारी ठीक करने के लिए आए हैं, तो कभी भी आप रेपिटेड ऑर्डर्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूट्रिशन है, वो फूड सप्लीमेंट्स है।
ठीक है, वो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करते हैं, और हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को अगर ठीक कर दिया जाए तो हमारे बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग की क्षमता होती है, शरीर अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता है। जब भगवान ने हमारे शरीर को बनाया तो उन्होंने हमारे शरीर के अंदर एक सेल्फ इम्यूनिटी सिस्टम डाल के रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर डाल दी। हमारा शरीर बहुत सारे रोगों से अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप को हील करने की क्षमता होती है। लेकिन पोषक तत्वों के अभाव में, न्यूट्रिशन के अभाव में हमारा वो जो प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो कमजोर पड़ जाती है। इस वजह से वो रोगों से अपना बचाव नहीं कर पाती। राइट, क्योंकि आजकल हवा पानी खाना सब दूषित है, ये आपको पता है। तो जितने न्यूट्रिशन हमें मिलने चाहिए, जितने मात्रा में पोषक पदार्थ हमें मिलने चाहिए, वो हमें मिल नहीं पाते। फलस्वरूप क्या होता है कि हमारा पूरा बॉडी के जितने सिस्टम्स होते हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। तो इसलिए हमें कई बार बाहर से सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, बाहर से कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, ताकि हम अपने शरीर से बीमारियों को ठीक कर सके। लेकिन अगर हमारे खुद के सिस्टम को ही अगर मजबूत कर दिया जाए, अगर पोषक पदार्थों के सेवन से, न्यूट्रिशन खा के अगर हम हमारे सिस्टम को ही मजबूत कर दें, तो हमारा सिस्टम खुद ही सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को ऑन करेगा और हमारा बॉडी अपने आप को हील कर लेगा, है ना। हमें किसी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि लोग हमारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट को, हमारे फूड सप्लीमेंट को भी दवा बेच बोलकर, मेडिसिन बोलकर लोग लोगों को प्रमोट करते हैं कि ये दवा खाने से आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये गलत प्रोसेस है। आप कभी किसी को बीमारी ठीक करने के लिए हमारा दवा मत, हमारा जो प्रोडक्ट है, ये हमारा जो न्यूट्रिशन है, इसे प्रमोट मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने किसी बीमार आदमी को इस प्रोडक्ट को दिया दवा बोलकर कि आपका ये प्रोडक्ट खाने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी, तो अब दो रिजल्ट होंगे। या तो इस प्रोडक्ट को खाकर उस इंसान की बीमारी ठीक हो जाएगी, या तो नहीं होगी। दो ही सूरतें होंगी, और दोनों ही सूरतों में आपका नुकसान है। क्योंकि अगर मान लीजिए, पहले पॉजिटिव सोचते, आपने उनको प्रोडक्ट दिया, आपने उनको रेनेटस नोवा दिया, आपने काढ़ायु दिया, आपने उनको हमारा जेंसप्रो दे दिया, इम्यूजेन दिया, आपने जो हमारे प्रोडक्ट को उनको दिया कि ये प्रोडक्ट खाइए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर बीमारी ठीक हो गई तो वो इस प्रोडक्ट को खाना छोड़ देगा, और अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो भी वो इस प्रोडक्ट को खाना छोड़ देगा। नहीं समझे, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं और आप कभी ना कभी बीमार पड़े होंगे और हम डॉक्टर के पास गए होंगे। डॉक्टर ने हमें दवाइयां लिख कर दी होगी कि ये दवाइयां आप खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। हमने दवाइयां खाई और हम ठीक हो गए। मेरा सवाल है आपसे कि स्वस्थ होने के बाद आपने दवाइयां खाना शुरू किया, कंटिन्यू किया था क्या? नहीं। क्योंकि स्वस्थ होने के बाद हम उन दवाइयों का सेवन नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि ये दवाइयां हमें बीमारी से ठीक करने के लिए दी गई, और जब हम ठीक हो गए तो उसके बाद हम दवाई खाना छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम अपने प्रोडक्ट को दवा के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो उनकी मेंटालिटी ऐसी होगी कि ये एक मेडिसिन है, एक दवा है, और ये दवा हमें तभी तक खानी है जब तक हम ठीक नहीं होंगे। तो वो महीने भर उस दवा का सेवन करेगा, और अगर वो ठीक हो गया तो उसके बाद वो आपका प्रोडक्ट खाएगा नहीं, उसके बाद उसने प्रोडक्ट को लेना बंद कर देना है ना। तो अगर आपने बीमारी में उनको दवा बोल के दिया, और अगर उनके लाभ हुई, तो भी इस प्रोडक्ट को खाना छोड़ देंगे, क्योंकि वो न्यूट्रिशन तो समझ ही नहीं रहे, वो इसको पोषक पदार्थ तो समझ ही नहीं रहे, वो तो इसको मेडिसिन समझ रहे हैं। और लोग मेडिसिन बीमारी के बाद बंद कर देते हैं, हम सब बंद कर देते हैं। तो अगर वो इससे लाभ मिलेगा फिर भी वो इस प्रोडक्ट को खाना छोड़ देंगे। और कहीं मान लीजिए इस प्रोडक्ट से उनको लाभ नहीं मिला, क्योंकि देखिए हर आदमी की बॉडी की एनाटॉमी अलग होती है, हर आदमी की शारीरिक संरचना अलग होती है। तो एक ही प्रोडक्ट अलग अलग लोगों पे अलग अलग रिजल्ट देता है, राइट। क्योंकि हर आदमी का एनाटॉमी ही अलग है ना, हर आदमी की शरीर की संरचना अलग है, हर आदमी का मेटाबॉलिक रेट अलग है, हर आदमी के शरीर की संरचना अलग अलग तरीके की होती है। तो एक ही प्रोडक्ट हजारों लोगों के ऊपर सेम रिजल्ट तो नहीं दे सकता ना। तो मान लीजिए कि कुछ लोगों को इससे रिजल्ट नहीं मिला, तो भी वो इस प्रोडक्ट को खाना छोड़ देंगे। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवा देता है, वो दवा हमारे ऊपर काम नहीं करती है, तो हम डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं, डॉक्टर दोबारा दवा बदल देता है ना, कि आपके ऊपर शायद ये सूट नहीं कर रहा, आप ये दवा खाकर ट्राई कीजिए। और कई बार तो हम डॉक्टर ही बदल देते हैं कि यार ये डॉक्टर ठीक नहीं है, किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं, राइट। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट को दवा के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो दो ही बातें होंगी, या तो वो ठीक हो जाएगा या तो वो ठीक नहीं होगा। अगर वो ठीक हो जाएगा तो भी प्रोडक्ट खाना छोड़ देगा, अगर वो नहीं ठीक होगा तो भी प्रोडक्ट खाना छोड़ देगा। तो आपको जिंदगी भर
नए नए कस्टमर, नए नए बीमार लोगों की तलाश करती रहनी पड़ेगी। और अगर जिंदगी भर आपको लोगों की तलाश ही करनी पड़े, और आपकी, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जो आप जो करते हो उसी की डुप्लीकेट आपकी टीम करती है। आप इमेजिन करो कि आपकी पूरी टीम बीमारों की तलाश में निकल गई है और हर आदमी को सेम रिजल्ट मिल रहा है। या तो आदमी ठीक हो जाएगा, या तो आदमी नहीं ठीक होगा। ठीक हो जाएगा तो भी प्रोडक्ट खाना छोड़ देगा, नहीं ठीक होगा तो भी प्रोडक्ट खाना छोड़ देगा। तो आप और आपकी पूरी टीम जिंदगी भर बीमार की तलाश में निकलती रहेगी, क्योंकि आपको पैसिव अर्निंग तो आएगी नहीं। आपके पास ऐसा कोई कस्टमर तो होगा नहीं जो स्वस्थ होते हुए भी इस प्रोडक्ट को खाए, है ना। तो आपको हर बार कुआं खोदना पड़ेगा, हर बार पानी पीना पड़ेगा। हर बार कुआं खोदेंगे, हर बार पानी पिएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का स्वाद तो नहीं मिलेगा ना सर। अगर एक्टिव अर्निंग ही करनी थी तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या करने के लिए आए। अगर सोचिए, इस प्रोडक्ट को हम न्यूट्रिशन बनाकर लोगों को दे सके, तो न्यूट्रिशन तो भाई बीमार आदमी भी खाता है, और न्यूट्रिशन जो है वो स्वस्थ आदमी भी खाता है ना। आपने हॉर्लिक्स का नाम सुना होगा, आपने कम्प्लान का नाम सुना होगा। ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एक बीमार आदमी को हम हॉर्लिक्स देते हैं, स्वस्थ आदमी भी खाता है। हम बीमार आदमी को अंडे खिलाते हैं, राइट, स्वस्थ आदमी भी अंडे खाता है। बीमार आदमी को हम दूध पिलाते हैं, स्वस्थ आदमी भी दूध पीता है। तो अगर आप इसको अंडे के रिप्लेसमेंट में दें, अगर आप इसको मिल्क के रिप्लेसमेंट में दें, तो आदमी बीमार जब है तब तो खाएगा ही, लेकिन जब वो स्वस्थ हो जाएगा उसके बाद भी वो अंडा खाना नहीं छोड़ता, उसके बाद भी वो दूध पीना नहीं छोड़ता, उसके बाद भी वो हमारे प्रोडक्ट को खाना कंटिन्यू रखेगा। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? ये बहुत गूढ़ रहस्य है, चीजों को समझिए। अगर दवा के रूप में आप देंगे तो महीने 2 महीने बाद खाना छोड़ देगा, लेकिन अगर उसको न्यूट्रिशन समझा के देंगे ना, तो वो सारी जिंदगी आपके प्रोडक्ट का सेवन करेगा, और सारी जिंदगी आपको वहां से रिपीटेड ऑर्डर मिलेगा, और आपको पैसिव अर्निंग एंजॉय करने का मौका मिलेगा। कि आपने एक पॉकेट, एक बंदे, एक फैमिली में आपने इस प्रोडक्ट को दे दिया ना, तो उस फैमिली से हर महीने आपको ऑर्डर आएंगे। या तो वो आपके साथ जुड़ के बिजनेस करने लगे, या आपका वो एक्टिव कस्टमर बनेगा। और यही चीज आपकी टीम के साथ अगर होने लगी, तो इमेजिन करिए पूरी टीम के अंदर में रिपीटेड ऑर्डर आने लगेंगे, पूरी टीम को पैसिव अर्निंग आने लगेगी। लेकिन अगर आप बीमार खोजने निकलेंगे सर, तो हर बार जिंदगी भर आपको बीमार तलाशना पड़ेगा। क्योंकि जिस बीमार को अभी आपने तलाशा है ना, वो महीने भर खाएगा, महीने भर के बाद वो फिर प्रोडक्ट लेना बंद कर देगा। फिर आप नए बीमार की तलाश में जाएंगे, फिर वो महीने भर बाद खाना छोड़ देगा, फिर आप फिर नए बीमार की तलाश में जाएंगे। तो ये जिंदगी भर ये प्रोसेस आपकी और आपकी टीम की चलती रहेगी। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि हम दवाइयां नहीं बनाते, हम मेडिसिन नहीं बनाते, वी आर न्यूट्रिशनल वेलनेस कंपनी। हम पोषक पदार्थ बनाते हैं, न्यूट्रिशन बनाते हैं। जरूर बीमारों को दे सकते हैं, लेकिन दवा बताकर मत दीजिए। इसे न्यूट्रिशन बताकर देंगे ना, तो जब वो बीमार रहेगा तब भी खाएगा, और जब वो स्वस्थ हो जाएगा उसके बाद भी इसे कंटिन्यू करेगा। तो इसे किसी बीमारी में नहीं देना है, इसे न्यूट्रिशन बनाकर उनको यही बताना है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, सेल्फ हीलिंग का जो प्रोसेस है, वो हमारा शरीर अगर मजबूत रहेगा तो वो खुद ही चीजों को ठीक कर लेता है ना। यानी हम बीमारी पे काम नहीं करते, बीमारी के कारण पे काम करते हैं। और कारण को अगर दूर कर दिया जाए तो बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को लोगों को एंडोर्स करें, तो आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। आगे लेके चलता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ सिमिलर कंपनीज, व्हाट इज डिफरेंस अबाउट योर्स। जी हाँ दोस्त, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है। वो कहते हैं कि भाई आप ही की तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है ना। मैंने पहले भी 2-4 कंपनियों के प्लान देखे थे। हर आदमी ऐसे ही प्रोडक्ट बेच रहा है, हर आदमी ऐसे ही नेटवर्क बनाने को कह रहा है, हर आदमी ऐसे ही चेन बनाने को कह रहा है ना। तो आपकी कंपनी में और बाकियों में अंतर क्या है, हम आप ही के साथ क्यों जुड़े? ये एक प्रश्न आता है लोगों का, है ना। तो उनको आप बोलिए कि सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जब मैंने इस कंपनी के प्लान को देखा था, तो मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि ये तो उस जैसा है, ये तो उस कंपनी के जैसा है, इसका प्रोडक्ट तो उस कंपनी के जैसे हैं। हम लोग कंपैरिजन में चले जाते हैं, है ना। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जब मैंने अपने अपलाइन से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था, लेकिन सिमिलर कंपनीज तो हैं, और सिमिलर कंपनीज का होना अच्छी बात है। मार्केट में जब बहुत सारी कंपनियां होती हैं ना, तो ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन होता है, और जब हेल्दी कंपटीशन होता है, तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट पे, सर्विसेज को और ज्यादा बेटर बनाने पे ध्यान रखती है। अगर एक ही कंपनी होगी, तो वो कंपनी जो है वो अपने आप में ही फिर वो बेटरमेंट की तरफ नहीं जाएगी। उसे पता है कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लोग जब आएंगे मेरी ही कंपनी में आएंगे।
तो लोगों का नुकसान होता है। लेकिन अगर सेम फील्ड की बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं ना, तो ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात होती है, क्योंकि हर कंपनी उनके बीच एक प्रतिस्पर्धा सी रहती है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता है, हर कंपनी अपने आप को बेटर, बेटर, बेटर करते रहना चाहती है और इससे कस्टमर का फायदा होता है। तो ये एक अच्छी बात है कि बहुत सारी कंपनियाँ हैं, है ना? और मैं आपको बताऊँ कि हमारी कंपनी में ही आप क्यों जुड़े, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट ही आप क्यों लें, इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हर कंपनी में जिस कंपनी के साथ भी आप काम करना चाहते हैं या जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, उसके प्रोफाइल के बारे में एक बार देखना चाहिए कि किन इसके कंपनी के प्रोमोटर्स कौन हैं, उनका विज़न क्या है, इनका मिशन क्या है, कंपनी का ग्रोथ का रेट क्या है। तो मैं आपको बताऊँ कि रेनेटस वेलनेस जो है इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। 5 साल के अंदर हमने बहुत फास्टेस्ट तरीके से ग्रो किया है और ये डेटा कहता है। हमें इसका अवार्ड मिला हुआ है कि हम वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनाना हो, तो आप किस कंपनी के साथ जुड़ना चाहेंगे? जो स्लो मूव कर रही है या जो फास्ट मूव कर रही है? मान लीजिए आपको अपने घर से दिल्ली जाना है या आपको अपने घर से मुंबई जाना है। 2 तरह के ट्रेन अवेलेबल है, एक सुपर फास्ट अवेलेबल है, एक लोकल ट्रेन अवेलेबल है जो रुक-रुक के जाएगी। आप किसमें जाना पसंद करेंगे? आप सुपर फास्ट में जाना पसंद करेंगे, राजधानी लेना पसंद करेंगे, शताब्दी लेना पसंद करेंगे या पैसेंजर ट्रेन से जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली हर आदमी जल्दी अपने गंतव्य पे पहुँचना चाहता है। हर आदमी जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहता है, तो जो फास्टेस्ट अवेलेबल मोड होता है, आदमी उसी का चुनाव करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में और भी कंपनियाँ हैं, इसी और लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ किसी कंपनी की बुराई मत कीजिए। बहुत सारे लोग अपनी कंपनी को अच्छा बताने के लिए दूसरी कंपनियों को डाउनसाइज़ करने लगते हैं। और जब आप दूसरी कंपनी को डाउनसाइज़ करते हैं, तो सामने वाला बंदा जो है उस दूसरी कंपनी की अच्छाइयाँ गिनाने लगता है। फिर बात अगर आर्गुमेंट पे आ जाती है, वो सामने वाली कंपनी की अच्छाई बताता है, आप अपनी कंपनी की अच्छाई बताते हैं, फिर सारा मामला इसी में फँस के रह जाता है। तो कभी किसी दूसरी कंपनी के बारे में नेगेटिव मत बोलिए, कभी किसी के बारे में खराब मत बोलिए, सारी कंपनियाँ अच्छी हैं, है ना? सामने वाला कहता है कि भई बहुत सारी कंपनियाँ हैं, आप कहते हैं हाँ जी, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। वो कहता है कि जी कंपनियाँ कैसी हो? आप कहते हैं सारी कंपनियाँ अच्छी है, फिर बहस ही खत्म हो जाती है। जब आप खुद ही मान लेते हैं कि मार्केट की सारी कंपनियाँ अच्छी है, तो बहस किस बात की होगी फिर? तो जब आप ये मान लेते हो कि सारी कंपनियाँ अच्छी है, तो बाकी कंपनियों की बात वहीं खत्म हो जाती है, फिर आप रेनेटस वेलनेस का बात शुरू कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारी कंपनी थोड़ी बेहतर क्यों है? सारी कंपनियाँ अच्छी हैं, लेकिन हमारी कंपनी थोड़ी बेहतर क्यों है? जैसा मैंने आपको बताया कि आप पैसेंजर ट्रेन में भी बैठेंगे ना, तो वो आपको दिल्ली पहुँचा देगा, वो आपको मुंबई पहुँचा देगा, गारंटी है पहुँचा देगा। लेकिन अगर आप राजधानी में बैठेंगे, तो जल्दी पहुँच जाएँगे। ट्रेन दोनों पटरी पे दौड़ रही है, दोनों आपके गंतव्य पे, आपके डेस्टिनेशन पे आपको पहुँचा देगी। चुनाव आपको करना है कि आप जल्दी पहुँचना चाहते हैं या लेट पहुँचना चाहते हैं। आप साल, 2 साल, 3 साल के अंदर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं कि 10, 15, 20 साल में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, ये चुनाव आपको करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास बहुत समय है, मैं 10 साल, 15 साल में फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, तो आप किसी भी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। वहाँ भी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएँगे। लेकिन अगर आपको जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना है, अगर आप चाहते हैं कि 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर में मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ, तो आपके लिए रेनेटस वेलनेस है। क्यों? क्योंकि वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया। है ना? हम बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रहे हैं। दूसरा तरीका आप उनको बता सकते हैं कि हर कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट है ना, हमारी खुद की आर-एन-डी टीम है। हमारे पास अपना साइंटिस्ट का खुद का पैनल है, हमारी खुद की आर-एन-डी टीम है और हमारी आर-एन-डी टीम हमारे सारे प्रोडक्ट को खुद ही रिसर्च एंड डेवलप करके खुद ही बनाती है। जबकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं, जिनके पास कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम नहीं, वो थर्ड पार्टी सोर्स से मार्केट से प्रोडक्ट खरीदती है। तो अब आप खुद इस बात को डिसाइड कीजिए कि आप एक ऐसे दुकान में सामान खरीदने गए हैं जो किसी और से लाके आपको बेच रहा है। उसे शायद पता भी नहीं कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और एक दुकानदार अपने घर में ही प्रोडक्ट बनाता है, उसे पूरे क्वालिटी कंट्रोल उसके हाथ में है। उसको पता है कि इस प्रोडक्ट का क्वालिटी मैंने मेंटेन करी है, मुझे पता है कि 100% श्योर है। तो आप कौन से प्रोडक्ट को खाना पसंद करेंगे? जो थर्ड पार्टी से रिसोर्स किया गया है या जो खुद बनाया गया है? आजकल बहुत फैशन में लोग कहते हैं ना ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फूड का ज़माना है। लोग ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक हर चीज़ करते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब वो डायरेक्ट आँखों के सामने बिना फर्टिलाइज़र के खेतों में उगाया गया अनाज, जिसे ऑर्गेनिक कहते हैं। तो हर आदमी जानता है कि ऑर्गेनिक फूड जो है, वो प्रोसेस्ड फूड से या फर्टिलाइज़र वाले फूड से ज़्यादा हेल्दी होता है। सेम खाना दोनों ही अच्छा, पेट दोनों ही भरता है, लेकिन ऑर्गेनिक फूड थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है आपके हेल्थ वाइज़, है ना? तो हमारे जो प्रोडक्ट है, वो खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के द्वारा बनाई गई है। हमारे प्रोडक्ट की जो टेक्नोलॉजी है, वो पेटेंटेड है, हमने बहुत सारे पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है ना? ये सारे टेक्नोलॉजी हमारे नैनो टेक्नोलॉजी पे हमने
पेटेंट बनाया, पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो अब आप सोचिए कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो ये एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है पैनल ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा, जो आपको बाहर में नहीं मिलेगा। तो अब आप ये डिसाइड करिए कि आपको किस कंपनी के साथ जुड़ना है और किस कंपनी के साथ, किस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। जब आप इस तरीके से बातें करते हैं ना, तो लोगों को बातें समझ में आती है। बहस मत कीजिए, किसी भी कंपनी का, किसी के प्रोडक्ट को खराब मत कहिए, राइट। द प्रोडक्ट्स आर ओवर प्राइस्ड। जी हाँ दोस्त, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि सर आपने बोला आपके प्रोडक्ट बढ़िया है, पैनल ऑफ साइंटिस्ट है, लेकिन आपके प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है। आपका टूथपेस्ट जो है ना सर, वो थोड़ा महंगा है सर। मार्केट में तो सस्ता वाला टूथपेस्ट आता है ना, मार्केट में वो सस्ता वाला साबुन आता है सर, और आपका ये जो नोवा है ना सर, बहुत महंगा हो गया सर, है ना। तो आपको उनको ये नहीं कहना है कि बहस नहीं करनी, आपको उनको कहना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने अपने अपलाइन से पूछा, जब मैंने अपने ट्रेनर से पूछा कि सर हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस आप कैसे डिटरमाइन करते हैं। मेरा सवाल है आपसे, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस आप कैसे डिटरमाइन करते हैं? कैसे पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट महंगा है या कोई प्रोडक्ट सस्ता है? आप मुझे बताइए। तो जनरली लोगों के पास एक पैरामीटर होता है, सिमिलर सस्ते प्रोडक्ट के साथ आप उसको कंपेयर कर लेते हैं कि ये मार्केट में टूथपेस्ट तो 50 रुपए का आता है, आपका 200 रुपए का आता है। मार्केट में टूथ साबुन तो 10 रुपए का आता है, आपको 300 रुपए का आता है ना। लोगों के पास एक पैरामीटर होता है, सिमिलर सस्ता एक प्रोडक्ट उठाते हैं, उसके साथ आपके प्रोडक्ट की तुलना करते हैं और कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा मार्केट में मारुति की गाड़ियां मिलती हैं, जी, लोग खरीदते हैं, जी। मार्केट में मर्सिडीज भी बिकती है, जी, लोग खरीदते हैं, खरीदते ही होंगे। तो मर्सिडीज 50 लाख की आती है, मारुति 5 लाख की क्यों आती है? तो जो मर्सिडीज खरीदने वाले लोग हैं, क्या वो बेवकूफ है? नहीं नहीं, मर्सिडीज खरीदने वाले लोग बहुत बड़े फाइनेंशियल लोग, बहुत कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के लोग होते हैं, उनकी बुद्धि मेरे और आपकी बुद्धि से ज्यादा बड़ी होती है। तो इतने बड़े बड़े लोग बेवकूफी करते हैं क्या? जब 5 लाख की मारुति में काम चल सकता है, तो 50 लाख की मर्सिडीज क्यों खरीदते हैं? हालांकि दोनों गाड़ियां तो सड़क पे ही चलेंगी, ऐसा तो नहीं कि मर्सिडीज प्लेन की तरह हवा में उड़ जाएगा। मर्सिडीज में भी 4 लोग 5 लोग बैठेंगे, मारुति में भी 4 5 लोग बैठेंगे, मारुति भी सड़क पे चलेगी, मर्सिडीज भी सड़क पे ही चलेगी। तो जो काम 5 लाख रुपए में हो सकता है सर, उसके लिए 50 लाख खर्चना क्या बुद्धिमानी है? लेकिन लोग खरीदते तो है, बिक तो रही है ना। सर ऐसी बात है कि सिर्फ ऊपर से मोटा मोटा शकल देखने से नहीं होगा कि मारुति में भी 4 पहिए हैं, मर्सिडीज में भी 4 पहिए हैं, दोनों सड़क पे ही चलेगी। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं गुणवत्ता, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं क्वालिटी। एंड क्वालिटी डजंट कम चीप माय डियर फ्रेंड्स। क्वालिटी कभी भी सस्ती नहीं हो सकती। तो अगर आप अपने लिए क्वालिटी का चुनाव करते हैं, अगर आप गुणवत्ता का चुनाव करते हैं, और ये हर जगह में अवेलेबल है, तो आपको थोड़ा पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। और वो पैसे ज्यादा नहीं होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को जस्टिफाई करते हैं कि इतने बढ़िया क्वालिटी के लिए इतने पैसे देने बनते हैं, क्योंकि क्वालिटी आसानी से नहीं मिलती, क्वालिटी चीप नहीं होती। और ये सिर्फ रेनेटस वेलनेस में या डायरेक्ट सेलिंग में या न्यूट्रिशन में नहीं होता है, दुनिया के हर क्षेत्र में होता है। आप घड़ी पहनते हैं, घड़ी सड़क पे 200 रुपए की भी आती है। और अगर आप टाइटन में जाएंगे तो आपको 10,000 रुपए की भी घड़ी आएगी, दोनों समय बताती है। तो जो लोग टाइटन के शोरूम से घड़ी खरीदते हैं वो बेवकूफ हैं क्या? फुटपाथ पे 200 रुपए की घड़ी आती है, और वो भी सही समय बताती है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन हो सकता है 200 वाली घड़ी 6 महीने में खराब हो जाए, और टाइटन की घड़ी आप 15 साल भी पहन सकते हैं। इसी को गुणवत्ता कहते हैं, इसे क्वालिटी कहते हैं, है ना। आप शर्ट पहनते हैं, आप सड़क के किनारे 100 100 200 रुपए में भी शर्ट मिल जाता होगा, लेकिन जब मॉल में शर्ट खरीदने जाते हैं तो 1,000 1,500 2,000 रुपए की शर्ट आती है ना। आप हर जगह देख सकते हैं। आप चावल खाते हैं ना सर, चावल 20 30 रुपए किलो का भी आता है, चावल 100 रुपए किलो का भी आता है, दोनों चावल ही होता है ना। 20 रुपए 30 रुपए किलो का भी चावल आता है, 100 रुपए किलो का भी चावल आता है, 150 रुपए का भी आता है। आप सस्ता आम खरीदेंगे तो सस्ता आम भी आता है, आप अल्फांसो खरीदेंगे तो महंगा आम भी आता है। हर जगह आपको क्वालिटी मिलती है।
आप मोबाइल खरीदते हैं, 5,000 रुपए के भी मोबाइल आती है, 2 लाख रुपए की मोबाइल भी आती है, दोनों में बात होता है, दोनों में व्हाट्सएप चलता है, दोनों में वीडियो कॉल होती है, सब कुछ सेम है। 5,000 रुपए के मोबाइल में भी व्हाट्सएप चला सकते हैं, 1.5 लाख रुपए के मोबाइल में भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, दोनों में वीडियो कॉल होगी, दोनों में फेसबुक चलेगा, दोनों में आप सब कुछ काम कर सकते हैं। तो फिर 5,000 रुपए की ही मोबाइल क्यों ना खरीदे, 1.5 लाख की मोबाइल खरीदने वाले बेवकूफ होते हैं क्या? नहीं। क्वालिटी माय डियर फ्रेंड्स, क्वालिटी हर जगह होती है, और क्वालिटी कभी सस्ती नहीं आती, क्वालिटी डजंट कम चीप। अब अगर हमारे प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं ना, वो इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी क्या है, वो किस जगह से मिला। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मार्केट में जो सफेद वाला टूथपेस्ट आता है, जो लोग मार्केट में टीवी पे क्लेम करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कैल्शियम है, कैल्शियम आपके दांतों के लिए अच्छा है, ऐसा आपने टीवी के कमर्शियल में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स का सुना होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो लोग कहते हैं जी हमारे टूथपेस्ट में कैल्शियम है, और कैल्शियम आपके दांतों के लिए अच्छा है। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन कैल्शियम का सोर्स क्या है, कैल्शियम कहाँ से डालते हैं, किसी ने कभी आपने पूछने की कोशिश करी? नहीं। मैं आपको बता दूं, आप टूथपेस्ट को उठाइए, टूथपेस्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स में जाके आप देखेंगे, वहां लिखा होगा सोडियम क्लोराइड, आई एम सॉरी, सोडियम कार्बोनेट, है ना। जो चौक होता है ना, सोडियम क्लोराइड यानी नमक होता है, जो नमक, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला चौक होता है, उसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। उस चौक को टूथपेस्ट में पीस कर मिला दिया जाता है सस्ते करने के लिए, क्योंकि वो कैल्शियम का सोर्स होता है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप चौक को मिला सकते हैं, लेकिन चौक में क्या दिक्कत होती है कि उसके अंदर सेडिमेंट्स होते हैं, राइट। और ये सेडिमेंट्स जो है ना, जब आप ब्रश करते हैं तो कुछ मात्रा में हमारे पेट के अंदर जाता ही जाता है, और ग्रेजुअली अगर आप सालों इन सेडिमेंट्स को अपने बॉडी में लेते रहते हैं, तो ये सेडिमेंट्स हमारे बॉडी में किडनी के अंदर जाके जमा हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत तरह के सेडिमेंट्स होते हैं जो हमारा बॉडी फिल्टर नहीं कर पाता, वो हमारे किडनी में जाकर जमने लगता है, और कालांतर में ये आपकी किडनी में स्टोन का फॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर चौक है। चौक सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स हमारा बॉडी फिल्टर नहीं कर पाता। तो क्या आप इस दाम पे सस्ता टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे कि आपको फ्यूचर में किडनी स्टोन का सामना करना पड़े? कोई नहीं जानता, कोई नहीं बताता, लेकिन लोग यूज करते हैं, वो सस्ता होता है। वही अगर अच्छे क्वालिटी का टूथपेस्ट अगर आप यूज करेंगे, उसके अंदर भी कैल्शियम होता है, लेकिन उनके कैल्शियम का सोर्स क्या होता है? उनके कैल्शियम का सोर्स हाइड्रेटेड सिलिका हो सकता है। व्हाट इज दिस हाइड्रेटेड सिलिका? समुद्र में पाए जाने वाले मोती का सीप जानते हैं ना आप, ऑयस्टर जिसे कहते हैं, जिसके अंदर में मोती निकलता है, उसे हाइड्रेटेड सिलिका कहा जाता है। उस वो भी एक बहुत रिच सोर्स है कैल्शियम का। और अच्छी बात क्या है कि चूंकि वो पानी में पाया जाता है, इसलिए वो वाटर सॉल्युबल होता है, उसके अंदर सेडिमेंटेशन नहीं होता। तो अगर आपके कैल्शियम का सोर्स हाइड्रेटेड सिलिका होना, तो वो आपके टूथपेस्ट में कैल्शियम को की कमी को पूरा करता है। एट द सेम टाइम अगर वो आपके बॉडी में जाता भी है ना, तो बॉडी उसे पूरी तरह से फ्लश आउट करके बाहर निकाल देती है, वो सेडिमेंटेशन नहीं करता, वो आपके किडनी पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं डालता। दोनों ही कैल्शियम के सोर्स। अब आप समझे, टूथपेस्ट में टेस्ट लाने के लिए लोग उसके अंदर में शुगर डाल देते हैं, है ना, सेक्रीन डालते हैं, और दूसरी तरफ जो महंगा टूथपेस्ट होता है उसके अंदर में वो प्लांट स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं, पेड़ों से निकलने वाले स्वीटनर जिसको फ्रुक्टोज कहते हैं। तो एक तरफ जो टूथपेस्ट में मीठापन आता है, उसके लिए वो सेक्रीन डाल देते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए खराब होता है। सेक्रीन सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है, ये सबको पता है। और दूसरी तरफ जो अच्छे क्वालिटी की टूथपेस्ट होती है, उसके अंदर वो फ्रुक्टोज डालते हैं, जो प्लांट से निकला हुआ स्वीटनर होता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि इसका सोर्स क्या है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट में जिनसेंग पाया जाता है, मार्केट में बहुत सारे फूड सप्लीमेंट मिलते हैं, उसमें लिखा रहता है कि इसके अंदर जिनसेंग है ना। हमारे प्रोडक्ट के अंदर साइबेरियन जिनसेंग है। अगर आप नोवा की बात करें, अगर आप हमारे प्रोडक्ट में देखेंगे तो साइबेरियन जिनसेंग पाया जाता है। अब जिनसेंग और साइबेरियन जिनसेंग में जमीन आसमान का फर्क है। पूरी दुनिया में जो फाइनेस्ट जिनसेंग होता है वो साइबेरिया में पाया जाता है। जिनसेंग एक रूट होता है, एक जड़ होती है। इस जड़ को हम बहुत ज्यादा हाईली न्यूट्रिशन होती है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में हजारों सालों से जिनसेंग इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जिनसेंग के अंदर भी तो क्वालिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आम में क्वालिटी होती है ना। एक लंगड़ा आम होता है, एक दशहरी आम होता है, एक अल्फांसो आम होता है। आम सभी है, लेकिन क्वालिटी में अंतर है।
इसी तरह जिनसेंग की क्वालिटी में अंतर है। अगर आप फाइनेस्ट क्वालिटी का जिनसेंग यूज करना चाहते हैं तो आपको साइबेरियन, रशिया के साइबेरिया में जो जिनसेंग पाया जाता है वो वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट जिनसेंग होता है। हमारी कंपनी साइबेरियन जिनसेंग यूज करती है। आप मार्केट में अवेलेबल किसी भी प्रोडक्ट को उठाकर देख ले, वहां पे साइबेरियन जिनसेंग नहीं लिखा होगा, वहां पे सिर्फ जिनसेंग लिखा होता है। ये क्वालिटी का फर्क है सर। एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में अगर हम बताने लगेंगे तो हम काफी लंबा सेशन हो जाएगा, और ये चीजें कभी हम प्रोडक्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट कभी भी महंगे नहीं होते सर। प्रोडक्ट की कॉस्ट जैसी होती है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट की प्राइसिंग होती है, और कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप कितने क्वालिटी की चीजें उसके अंदर यूज कर रहे हैं। सस्ते माल मटेरियल से बनाई गई चीजें सस्ती होती हैं, और महंगे और अच्छे गुणवत्ता वाली चीजों से बनाए गए प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन ट्रस्ट मी, वो आपको एवरी पेनी, एक एक पैसे की वैल्यू प्रदान करता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप सस्ते और चीप प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं या महंगे या अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं, है ना। और देखिए, जिंदगी में हर जगह हम लोग ब्रांड की बात करते हैं। आप जूते पहनते हैं, सड़क पे 200 रुपए के जूते आते हैं, आप 200 रुपए के जूते नहीं पहनते। आप मैक्सिमम आपका बजट जितना होता है ना, ब्रांडेड जूते पहनते हैं आप। बाटा के जूते पहनते होंगे, है ना। आप जो भी ब्रांड के आप, अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप हाश पपीस के जूते पहनते होंगे, आप अरमानी के जूते पहनते होंगे। जो आपका बजट में जो बेस्ट पॉसिबल जूता आता है ना, आप वो पहनते हैं। आप सड़क के किनारे का 100-200 रुपए का जूता नहीं पहनते हैं। जब आप जीन्स पहनते होंगे, आप शर्ट पहनते होंगे, आप जो बेस्ट पॉसिबल ब्रांड है उसका पहनते होंगे। आप जब मोबाइल खरीदने जाते होंगे तो आपके बजट में जो सबसे बढ़िया मोबाइल आप वही खरीदते होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका बजट 20,000 रुपए का है लेकिन आप 5,000 का मोबाइल खरीदते हैं, ऐसा होता है क्या? आपका बजट अगर 20,000 का है ना सर, तो आप 22-23 हजार तक में जो बढ़िया मोबाइल है वो खरीदते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिंदगी में हर जगह जहां आप बेस्ट खरीदते हैं, और ये सारी चीजें आपके हेल्थ पे कोई असर नहीं डालती, ये बाहरी चीजें, जूता आप बाहर पहनते हैं, कपड़ा आप बाहर पहनते हैं, घड़ी आप बाहर पहनते हैं, मोबाइल आप बाहर यूज करते हैं। लेकिन जो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट जो आप खाते हैं वो आपके बॉडी के अंदर जाता है सर, वहां पे क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? वहां तो आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपके शरीर के अंदर जा रही हैं। बाहरी चीजों में तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो समझ में आता है। जो चीजें आप खा रहे हैं, आपके परिवार के लोग खा रहे हैं, उसमें आप कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? 200-400 रुपए बचाने के लिए आप सस्ता प्रोडक्ट अपने शरीर के अंदर डालेंगे? ये तो खतरनाक बात है। तो जब उन्होंने मुझे इस तरीके से समझाया तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं, कोई भी प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं होता, वो उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसका प्राइस निर्धारित किया जाता है। आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप जरूर मर्सिडीज खरीदेंगे, मारुति थोड़ी खरीदेंगे आप। आगे लेके चलता हूँ। प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। जी हाँ दोस्त, आजकल बहुत सारे लोगों की ये समस्या, लोग कहते हैं कि सर, ये आपका प्रोडक्ट जो है ना, ये तो अमेजोन पे बिक रहा है, फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है, मीशो पे बिक रहा है, वो भी सस्ते में बिक रहा है सर, तो हम आपसे क्यों लें? तो उनको बोले कि आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैंने भी पहले ऐसा ही समझा था, लेकिन जब मैंने इसका, तो मुझे पता चला कि देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स पे बेचना टोटली इलीगल है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अनुसार, एफडीएसए के अनुसार, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के नियम के अनुसार, डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के कोई भी प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं बेच सकते, रिटेल नहीं कर सकते, ये इलीगल है। जो लोग भी ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही होती है, और बहुत सारे कंपनियों के खिलाफ हमारी कंपनी ने लीगल नोटिस भेजा भी है और कानूनी कार्यवाही होती भी है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट नकली बना दिए जाते हैं। ये दुनिया में एक ट्रेंड है कि हर महंगी चीज का डुप्लीकेट आ जाता है। सोना डुप्लीकेट मिलता है ना सर। आईफोन डुप्लीकेट मिलता है ना सर। हर चीज का जो महंगी चीजें होती है ना, उनका डुप्लीकेट मार्केट में आने लगता है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हमने ऐसा भी पाया कि बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बिकते हैं। और चूंकि हिंदुस्तान है, चूंकि इंडिया है और बहुत बड़ी कंट्री है, तो चीजें प्रोसेस होने में टाइम लगती है। हमारी कंपनी ने ऑलरेडी लीगल स्वीट फाइल किया हुआ है। ऑलरेडी जितने भी ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनको नोटिस दिया गया है कि आप हमारे प्रोडक्ट को, हमारे जैसे प्रोडक्ट या इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट को प्रमिट ना करें, है ना। तो बहुत सारी कंपनियों की तरफ से, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हमें बातचीत भी हुई है, उन्होंने हमें एश्योर भी किया कि आइंदा नहीं होगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हमारे प्रोडक्ट को हटा भी दिया गया है। अभी
एक दो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे शायद आपको इक्का दुक्का दिख जाए, नहीं तो बाकी ऑलमोस्ट ये चीजें खत्म हो गई हैं। और हमारी लीगल टीम इसके ऊपर कंटिन्यूअस काम कर रही है, बहुत जल्दी ये सॉर्टेड भी हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जब तक मान लीजिए अवेलेबल है, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हम शरीर के ऊपर इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम शरीर के अंदर डालने के लिए, इससे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहां रिस्क लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर आप रेनेटस के प्रोडक्ट किसी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं तो आपको बाकायदा जीएसटी का पक्का बिल मिलता है, कंपनी का बिल मिलता है। अगर आपने अपनी आईडी लगाई है तो आपके नाम का कंपनी से इनवॉइस मिलता है, जो जीएसटी के साथ पक्का बिल मिलता है। कल को इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कुछ क्लेम करना हो तो आप कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पक्का जीएसटी वाला बिल है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स से कोई प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं ना, तो आपके पास रेनेटस वेलनेस का बिल नहीं आता। अब मान लीजिए उस प्रोडक्ट को खाकर किसी की तबीयत खराब हो गई, मान लीजिए उस प्रोडक्ट की कोई दिक्कत हो गई, तो आप किसको क्लेम करेंगे? रेनेटस वेलनेस के पास तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपने रेनेटस खरीदा ही नहीं, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं, आपके पास कोई बिल ही नहीं है ना। लेकिन अगर प्रोडक्ट आप रेनेटस से खरीदेंगे तो वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट होगा, उसका बाकायदे आपके नाम का पक्का बिल मिलेगा, लेकिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ये बिल नहीं मिलेगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि चोरी का माल। अगर आपके घर में कोई आकर बोले कि मेरे पास एक चोरी का आईफोन है, मैं आपको 20,000 रुपए में दूंगा, आप खरीद लेंगे क्या? हालांकि आईफोन लाख रुपए का है, वो आपको 20,000 में दे रहा है, लेकिन वो चोरी का है, आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप वो खरीदेंगे तो आपको पता है कि आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्त, वही वाली बुद्धि यहां भी लगाइए कि सस्ते के चक्कर में मत जाइए। डुप्लीकेट जगह से खरीदेंगे, बिना बिल का खरीदेंगे, ये चीजें आपको मुश्किल में डाल सकती है। क्या पता प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं है, नकली है, असली है, एक्सपायर है, आपको कैसे पता? जिन चीजों को आप खाने वाले हैं उसमें 100-200 बचाने के लिए आप अपनी जिंदगी को रिस्क में कैसे डाल सकते हैं, है ना? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं अमूमन वा तो वो नकली होते हैं, या वो अनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं होती, ना आपको कंपनी का पक्का बिल मिलता है, ना आपको कोई गाइडलाइन मिलती है कि प्रोडक्ट को खाना कैसे है। अगर आप डायरेक्ट रेनेटस के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से इन प्रोडक्ट को लेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ऑथेंटिक मिलेगा, बाकायदे बिल के साथ मिलेगा, है ना। उसके बाद जिस बंदे से आप लेते हो ना, वो आपको इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है इसकी गाइडलाइन देते हैं। वो आपको गाइड करते हैं कि इसको सुबह लेंगे, कि दोपहर को लेंगे, शाम को लेंगे, एक से शुरू करेंगे, 2 कैप्सूल खाएंगे, है ना, काढ़ायु कैसे लेंगे, ये चीजें आपको गाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। लेट मी टेल यू, कंसल्टेंसी मार्केट में फ्री नहीं है सर, कंसल्टेंसी के पैसे लगते हैं। मार्केट में अगर आप वकील के पास सलाह लेने जाएंगे आपको पैसे देने पड़ते हैं, आप डॉक्टर के पास सलाह लेने जाएंगे आपको पैसे देने पड़ते हैं, आप सीए के पास जाएंगे कि अपने इनकम टैक्स को कैसे डिजाइन करें, अपने टैक्सेशन को कैसे डिजाइन करें, तो आपको इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, कंसल्टेंसी के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जब आप रेनेटस वेलनेस का प्रोडक्ट किसी ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं ना, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाती है कि इन प्रोडक्ट को आप खाएं कैसे, आपका क्या हेल्थ चैलेंजेस है, आपके लिए कौन सा डोज रिकमेंडेड रहेगा। वो ये आपको प्रोडक्ट देने के बाद महीने भर तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलो अप करते हैं। ऑनलाइन से खरीदेंगे, किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं बताएगा कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, खाना कैसे है ना। तो बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए अगर आप समझदार हैं तो आपको समझदारी में ये बातें समझ में आ जाएंगे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ये प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये गलत होते हैं, और अगर गलत नहीं भी हो तो ये ऑथेंटिक नहीं होते हैं। और तीसरी बात, यहाँ आपको कोई कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं की जाती है, ना आपके नाम का कोई बिल प्रोवाइड किया जाता है। तो इसीलिए सर, 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में अपने जीवन को, तकलीफ को में मत डालिए। अच्छे और ऑथेंटिक सोर्स से, डायरेक्ट रेनेटस वेलनेस के ऑफिस से, डायरेक्ट रेनेटस वेलनेस के किसी ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ही इस प्रोडक्ट को लीजिए, या डायरेक्ट आप रेनेटस में अपने खुद की आईडी लगाकर अपने आईडी पर परचेज करिए। राइट। तो ये बातें जब उन्होंने मुझे बताई तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि मुझे इन प्रोडक्ट्स को कहाँ से खरीदना है। राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why don't the big FMCG companies do their business through direct selling? जी हाँ दोस्त, ये भी एक सवाल आता है कि भाई जो बड़े बड़े कंपनियों के लोग हैं, है ना, जो मार्केट में जो बिग शॉट कंपनियां जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स बनाती है, जो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट बनाती है, अगर ये सिस्टम आपका
डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम इतना ही बढ़िया है तो रिलायंस वाले डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं करते? प्रॉक्टर एंड गैम्बल वाले डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं करते? एक सवाल आता है ना। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है सर कि देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप सभी को पता है कि एक चेन ऑफ पीपल होते हैं उनके अंदर, कि मैन्युफैक्चरर से सीएनएफ के पास जाता है, सीएनएफ से एरिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से लोकल स्टॉकिस्ट के पास जाएंगे, स्टॉकिस्ट से रिटेलर के पास जाएगा, बीच में लॉजिस्टिक का खर्चा आएगा, बीच में एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट आएगी। तो ये सारे लोग जो है ना, इन सारे लोगों का पेट तो इसी से चलता है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर सारे लोगों का पेट चल रहा है, कस्टमर प्राइस पे करके खरीद भी रहा है, तो इसीलिए वो अपना इसी तरीके से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम प्रोडक्ट बेचेंगे तो ये बीच के मिडल मैन के सारे के पैसे बच जाते हैं, और ये हम वापस से, जो हमारा कस्टमर है अगर वो आगे किसी को प्रोडक्ट एंडोर्स करता है, अगर आगे वो किसी को प्रोडक्ट बेचता है, तो ये पैसे एज ए कमीशन उसको मिल जाते हैं, है ना। तो हर काम हर आदमी नहीं करता। तो जो डायरेक्ट सेलिंग, जो एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स है उनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और उन्हें कस्टमर को पैसे देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपने लोगों और अपने चैनल में ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो दे आर हैप्पी विद दिस। उनको वो काम सूट करता है, इसीलिए वो इस सिस्टम में नहीं आते। अगर वो चाहे तो बिल्कुल इस सिस्टम के साथ भी वो हमारे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इसमें फायदा क्या होगा कि बीच के सारे लोग खत्म हो जाएंगे, और जो कमीशन के पैसे बचेंगे वो डायरेक्ट हम कस्टमर्स के अंदर वापस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर आदमी की अपनी चॉइस और अपनी प्रायोरिटी होती है। उन्होंने सालों से अपना पुराना सिस्टम बना रखा है, उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेट है, हर आदमी को पैसे मिल रहे हैं और नीचे कस्टमर भी पैसा दे रहा है, तो कस्टमर के पैसे से सारे लोगों का पेट पल रहा है, सारे लोग खुश है। ये उनकी चॉइस है ना। लेकिन ये हमारी चॉइस है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये कहता है कि जो कस्टमर है, जिस बेचारे के जेब से पैसे जा रहे हैं, एटलीस्ट उसको भी फायदा पहुंचाने का कुछ व्यवस्था करना चाहिए, एटलीस्ट उसको भी कमाने का हक है यार, है ना। तो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जाए जिसमें जो प्रोडक्ट का एंड यूजर है उसके पास भी ये पावर रहे कि वो इस प्रोडक्ट को आगे एंडोर्स करके पैसे कमा सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल डायरेक्ट सेलिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रेंचाइज सिस्टम। तो ये लोगों की चॉइस ऑफ पे डिपेंड करता है। उनको कस्टमर को पैसे नहीं देने हैं, वो चाहते हैं कि कस्टमर बस खर्च करता रहे, कस्टमर कमाए नहीं। ये उनका सोच हो सकता है ना। हमारी सोच डिफरेंट है। ये एक बड़ा ज्वलन सवाल आता है। दोज हु डोंट हैव टू डू एनीथिंग दे परस्यू डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ दोस्त, लोग कहते हैं कि जिनके पास करने का कुछ काम नहीं होता है ना, वही ये सब फालतू फंड के काम करते हैं। लोग कहते हैं कि यार एक, जब आप लोगों के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं तू भी इन चक्करों में पड़ गया, ये तो घटिया काम है, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता वो ये सब काम करते हैं, है ना, ऐसा लोग कहते हैं। ये फालतू फंड के काम है, मार्केट में इसकी इमेज खराब है, लोग गलत नजर से देखते हैं इन चीजों को, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए था, तू भी कैसे पड़ गया इन चक्करों में, है ना। तो जब आपको किसी ने कहा कि भाई मार्केट में इसकी छवि बहुत खराब है, जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, जो बेकार लोग होते हैं वही इन सब कामों को करते हैं। भाई अच्छे लोगों के पास अच्छा काम होता है करने का, अच्छी नौकरी होती है ना, अच्छा अच्छा काम करते हैं। लेकिन जिनके पास कोई काम नहीं होता, फालतू फंड वाले लोग हैं, जिनके ना उन पे पैसे होते हैं ना उनकी कोई इज्जत होती है, ऐसे ही लोग इस काम में जुड़ जाते हैं। तो जब ऐसे लोग कहते हैं तो उनसे बहस मत कीजिए, उनको बोलिए कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं भी पहले ऐसा ही समझता था, लेकिन जब मैंने अपने ट्रेनर से बात करी, मैंने अपने अपलाइन से बात करी, हमारे स्पॉन्सर से बात करी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर ऐसा नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिनके पास कोई काम नहीं है वही ऐसा करते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा है ना कि लोगों के पास तो करने के लिए अच्छी अच्छी नौकरियां होती हैं, लोग अच्छी नौकरियां करते हैं, और ये काम का तो मार्केट में छवि बहुत खराब है। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, एक उभरता हुआ व्यवसाय है, नया इंडस्ट्री है। हालांकि 20 साल हो गए हैं करीब करीब इसको इंडिया में आए हुए, लेकिन फिर भी बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले डायरेक्ट सेलिंग एक नई इंडस्ट्री है। और नई चीजों को एक्सेप्ट करने में मिडिल क्लास लोगों को टाइम लगता है। जो अपर क्लास के लोग होते हैं ना, वो नए चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भाप लेते हैं कि मार्केट का मार्केट की मंशा क्या है, मार्केट का रुख किस तरफ का है। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं या लो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, वो नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते।
मैं आपको बताऊं, अगर कोई 60+ के लोग होंगे तो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब शुरू शुरू में 1982 में कलर टीवी आया, तो लोगों ने कलर टीवी का बहिष्कार कर दिया। लोग कहते थे नहीं जी, कलर टीवी नहीं देखेंगे, कलर टीवी देखने से आंख में कैंसर हो जाएगा। लोगों ने बहिष्कार किया। लोग कहते थे नहीं, क्योंकि लोगों के लिए नई चीज थी। लोग बहुत बड़ी मुश्किल से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तक पहुंचे थे। अब 1982 में कलर टीवी आ गया, तो लोगों ने कहा कि कलर टीवी देखने से तो आंख में कैंसर होगा। लोग बहिष्कार करते थे, एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। आज किसी के घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखता है क्या? हर घर में कलर टीवी हो गया। लोगों ने धीरे 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 उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब कंप्यूटर आया तो सड़क पर रैलियां निकली माय डियर फ्रेंड्स। लोगों ने कहा कि एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम कर देता है, तो यानी कंप्यूटर आएगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम कर देगा तो वो 10 लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, तो हमें कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। आप यकीन करेंगे, सड़कों पर कंप्यूटर गो बैक के नारे लगाए गए, जुलूस निकलता था सड़कों पर। लोग यू नो हाथ में बैनर लेके प्रोटेस्ट करते थे कि इंडिया में कंप्यूटर नहीं आना चाहिए, कंप्यूटर आएगा तो लोग बेकार हो जाएंगे। आज आपके हाथ में जो फोन है ना सर, वो भी एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर के बिना तो आप अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन नई चीज को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वैसे ही एक डायरेक्ट सेलिंग एक नया व्यवसाय है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और डाउन साइज क्यों करते हैं? क्योंकि इस बिजनेस की जो सबसे अच्छी बात है वही इस बिजनेस की सबसे बुरी बात है। सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? कि इस बिजनेस में आने के लिए कुछ लगता नहीं है। ना आपसे कोई क्वालिफिकेशन पूछता है, ना आपसे कोई डिग्री पूछता है, ना इसमें आपके कोई कैपिटल की इन्वेस्टमेंट होती है, ना मकान दुकान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना आपको ऑफिस स्पेस चाहिए, ना दुकान चाहिए। आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो यही इस बिजनेस की नेगेटिव पार्ट भी है। जब इस बिजनेस में कोई कैपिटल नहीं लगता, इसमें कोई दुकान नहीं लगती, इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगती, कोई एज की मैंडेशन नहीं है, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं इसके अंदर और लोगों को लगता है कि यार ये तो बेकार बैठा था, ये कैसे आ गया? तो सिर्फ बेकार लोग इस बिजनेस में नहीं आते, सिर्फ बेरोजगार लोग इस बिजनेस में नहीं आते। अच्छे लोग भी इस बिजनेस में आते हैं, जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जिनका कोई दुकान है, ऑलरेडी किसी किराने की दुकान चलाते हैं। ऐसे लोग भी इस बिजनेस में आते हैं। लेकिन लोग बेसिकली सेलेक्टिव होते हैं, वो वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। तो वो उनके नजर में वही बंदा आता है जो बेरोजगार था, उनके नजर में वही बंदा आता है जो कम पढ़ा लिखा था, उनके नजर में वही बंदा आता है जो 50 साल तक कुछ नहीं किया। तो उनको लगता है कि ये बिजनेस सिर्फ ऐसे लोगों का ही है। ये बिजनेस ऐसे लोगों का नहीं है सर, इस बिजनेस में अच्छे लोग भी आते हैं, इस बिजनेस में बहुत हाईली एजुकेटेड लोग भी आते हैं। आप नजरिया चेंज करके देखिए तो सही। ये पहली बात हुई। और दूसरी बात कि इस बिजनेस की अच्छाई ये है कि जिसको कोई नहीं पूछता, उसको भी ये बिजनेस अपने गले लगा लेता है। मेरा सवाल है आपसे कि अगर कोई बंदा बेरोजगार है, जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, क्या वो अपनी मर्जी से बेरोजगार है? क्या वो नहीं चाहता उसके सपने पूरे हों? उसके भी तो सपने होंगे ना यार। तो दुनिया में कोई उसके बारे में नहीं सोचता, दुनिया में कोई उसको नहीं पूछता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जो बाहें फैला के ऐसे लोगों का भी स्वागत करती है कि आ जाओ यार, तुम्हारे भी सपने पूरे करते हैं। अगर आप लगन से सच्ची मेहनत के साथ यहाँ काम करेंगे, तो कोई कारण नहीं कि आप बेरोजगार थे या आप कम पढ़े लिखे थे, आपके सपने भी यहाँ पूरे हो सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना सर, कि कोई एक इंडस्ट्री है जो दबे कुचले लोगों को भी मौका देती है, कम पढ़े लिखे विकलांगों को भी मौका देती है, बेरोजगार जो है जिनको कहीं कोई काम नहीं मिला, इनको भी मौका देती है कि आइए आप भी मेहनत करिए और आप भी सफल हो जाइए। ये क्या बुरी बात है? ये तो अच्छी बात है। ये तो चैरिटी कर रहे हैं, आप समाज सेवा कर रहे हैं। कि जिनको कोई नहीं पूछता, उनको डायरेक्ट सेलिंग पूछती है, उनको रेनेटस वेलनेस पूछता है कि आप आइए। बस एक ही शर्त है, आपके सपने हैं क्या? अगर आपके सपने हैं तो आप आ जाइए, भी कंपनी बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही है ना? ये तो अच्छी बात है। और इसके साथ ही जो अच्छे लोग हैं, जो विजनरी पर्सन है, जिन्हें पता है कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है, जिन्हें पता है कि आने वाला समय वेलनेस इंडस्ट्री का है, ऐसे लोग भी आते हैं। तो ये एक मिथ है, एक आपके सोचने और देखने का नजरिया है कि आप क्या देखते हैं, है ना? अगर आप गलतियां देखने निकलेंगे तो सिर्फ गलतियां ही नजर आएंगी, आप अच्छाइयां भी देखिए, है ना? वो कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो मन देखा आपना मुझसा बुरा न कोई। जब आप अपने आप को देखते हैं ना सर, तो आपको लगता है कि यार आपसे गलत तो इंसान ही धरती पर नहीं है। तो लोगों की कमियां मत देखिए, कमियां खोजनी है तो अपने अंदर खोजिए, और जब अपने अंदर कमियों को खोजेंगे ना, तो उन कमियों को दूर करने के तरीके मिलेंगे। जब आप अपनी कमियों को दूर करते जाएंगे तो आप बहुत शानदार इंसान बन जाएंगे। आगे लेके चलता हूँ। Why people leave
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सो ऑफन, ये 19th क्वेश्चन है और समय ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को हम लोग कल कवर अप करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 2 मिनट के अंदर इसको हम लोग कवर कर नहीं पाएंगे, है ना। और हमारे पास कल का दिन है, तो बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग कल कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि आज यहाँ विराम देना चाहिए मुझे। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप तक पहुंच पाया हूँ और इन कुछ सवालों के जवाब से आपके लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर पाया हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल के सेशन में बाकी